हाफ करना है तो एक बस है। कौन सा है ऊपर के नीचे क्या नीचे वाला हाँ करके बताना -2 आया मेरा तो 2 आया चल नहीं माइनस है ऊपर वाले का 2 है अच्छा किसका रेशनलाइजेशन में जिसका ऊपर वाले किसका 2 आंसर नीचे का माइनस भी किया है कुछ भी करके आंसर निकाला है मेरे 75 का आ जाए नो रेशनलाइजेशन 75 का 75 अरे वो अरे अभी एसएससी में क्या करके अगर चेंज नहीं कर सकते एक दिन का ही है ना ये वाला एसएससी में फेल हो जाना है क्या आखिर आगे तो मैं कुछ वीडियो में और ना खेल गया जैसे ना मुझे फेल है तो बैठ के सीधा तो निशान नहीं हो रहा है मैं इंग्लिश का टाइप इंग्लिश का पूजा का एग्जाम तो एमसीक्यू तब उसका हो गया भाई पता है आगे एक्स्ट्रा शीट लेने की नौबत नहीं है अभी ना 16 कुछ शिक्षा खत्म सबने में बात बनी सप्लीमेंट भाई मेरे 3 पेज तो रफ ही लगा दे लाइक 3 पेज मैंने काफी काम किया है अभी जो सच झूठ बोल रही है इसके तो बोलो कह रहा हूं मैं 6 आ गए तब तो सप्लीमेंट्री मांगा हां अभी के 80 में से 6 आ गए कितने सप्लीमेंट्री ली मैंने किया आए होंगे आज मैंने पहली बार मैथ्स में भी मैंने पहली बार मैंने साइंस में ली थी और मैथ्स में ली मैंने साइंस में ली मैंने अभी तक पहली बार ली है मैंने रात को एक चला करती है मैंने इंग्लिश तक पढ़ी है इसमें मैंने 3 पेज तो रखा भी डायग्राम पर सीखी है हर पता है सारे और वाले मैंने डायग्राम इतना बड़ा डायग्राम बनाया था ना मैंने तक पेज भरे इसका तो फुल मार्क्स आएगा इसका तो फुल आएगा 90 डायग्राम ये बैठो नाउ अब जरा देखें कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 90 नहीं है तो नाजिक में पढ़ा देना नाजिक में से शुरू करना हां वो पूछ सर इसका मुझे 90 डिग्री होगा ना मेरा पहली बार मैथ्स कॉम्प्लीमेंट बस आ जाए मेरे 70 तक आ जाएगा वो जरा मेरे सारे मेरे 75 मैं भी 90 के आया हूं एग्जाम में तो मैं हां सब वो भी हाथ नीचे नहीं है नहीं है फादर को एकदम दर्द होने लगा था 90 मेरे को नेचुरल था मैं जो मैं फटा और मेरे को पूरे जा रहा है उसे खाने रोशन को किसी को सत्यम बता दो मैं तुम्हें ये किसने किया है ये वाला क्वेश्चन किसने किया है सत्यम बता दो किसने किया है जब मैं क्लास में गई ना फादर तो हमारी क्लास में याद करना है मेरे हाल के बगल में जब हमारी क्लास में सभी होती है जब आई ना आगे बढ़े नहीं तो आने का फायदा फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं अभी तूने कैसे पढ़ा था मैंने नहीं पढ़ा नॉर्मल अब करा देंगे सबको चिंता नहीं है देखो सब पढ़ते जाओ जैसे करा नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर राइज ऑफ ऑनलाइन आना चाहता है नेहा हेलो हेलो नमस्ते मैम नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते सर सर ये म्यूजिक की क्लास कितने बजे तक एक्चुअली आज इसका फोन खराब हो गया है हाँ अभी भेज दीजिए अभी क्लास चल रही है अभी 2 मिनट हुआ है अच्छा भेज दी सर तो भी नहीं बताया हमने तो तब पता है मैंने 45 लिखा फिर उसको काटा उसके बाद 90 लिखा है मैंने सोचा इतने को दो है ना तो नहीं पूछ रहा था नेटी का लेकर पे बना लेता था सोचना भी भारी पड़ गया ये तो किससे पूछा हां सर से पूछा था मैंने कि सर क्वेश्चन का मतलब क्या है मैंने सर ने कहा मैंने पूछा मेरे को तो सर ने कहा दो एंगल है एक एंगल 90 है उन्होंने कहा एक एंगल 90 है दूसरा तो 90 है ऐसे पिछली
पिछली बार में तुमने गड़बड़ किया था पूछ के। टीचर भी गलत करवाते हैं। तुम पूछा मत कर, मैं तो पूछती नहीं हूँ। हम भी नहीं मैंने पूछते। 45 निकाल के काट दिया फिर। क्या लिखा? कि 90 हाँ 90 नहीं आंसर 45 है। 40 हाँ तो मैंने कॉम्प्लीमेंट पहले तो वही होगा। हाँ 90 आएगा, 45 आएगा। अरे मैंने पहले सही किया था, उसको काट के 90 किया है। मैंने चलो। बोला 90 मुझे दोनों इक्वल है। देखो अभी 10 मिनट हो गए, थोड़ा हम आगे बढ़े। मैं तो ऐसे लिखी तो 1 एंगल should be 45 and 2 angles should be 45। After the defeat of Imperial Germany and flood to Holland, तो हम लोगों ने ये बात देख ली कि जब ये ठीक है और ये तो अफ्रीका हो गया, फिर ये इंडिया हो गया, ये जापान हो गया और ये यूरोप हो गया। यूराल पर्वत के इधर माउंटेन, तो यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ जर्मनी है। तो जर्मनी में जब कैसर विलियम का शासन था, कैसर विलियम टू, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो वहाँ पर सब जगह नेशनलिज्म की मूवमेंट चल रही थी। आपने फ्रांस में देखा था कि नेशनलिज्म का मूवमेंट आया, तो उसमें जैसे सुन लो 16 से ठीक है। तो मतलब बात क्या हुआ था कि सबसे पहले फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें बदलती गई और फिर उसके बाद नेशनलिज्म आया कि नहीं। आप देखो कि लुई 16 हुआ, फिर उसके बाद चार्ल्स टन हुआ, फिर उसके बाद और भी कई और नेपोलियन आए, और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर 5 लोगों का भी शासन रहा। फिर इसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का दिया, तो मिलिट्री रूल भी आए। ये सब होने के बाद वहाँ 3 बार रिपब्लिक आई और 3 बार फेल हुई। फिर उसके बाद तब जाकर के 1870 में फिर फाइनली रिपब्लिक हो लेकिन गई। फेल होने का रीजन क्या था कि जो नेशनल असेंबली थी वो वीकर थी, तो वीकर होने की वजह से ठीक है वहाँ पर जो डेमोक्रेट बन रहे थे वो वीकर थे, तो इस वजह से बार बार वो फेल हो जाती थी, फिर से राजा के हाथ में चला जाता था। ऐसे ही सुन लें, उसको छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब फ्रांस में नेशनलिज्म आया तो क्या सभी जगह नेशनलिज्म फैला, और यहाँ पर भी नेशनलिज्म आया जर्मनी में, और फ्रांस यहाँ पर है क्या? यहाँ क्या है बताओ? फ्रांस और यहाँ जर्मनी है। तो जर्मनी में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो वहाँ पर कैसर विलियम टू था। कैसर का मतलब ही राजा होता है। कैसर का क्या मतलब होता है? राजा। जैसे हमारे यहाँ अधिपति कहते हैं ना, वैसे वो लोग कैसर कहते हैं अपने यहाँ के राजा को, ठीक है कि नहीं? तो कैसर फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ बताइए? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब 1914 से 1918 में तक हुआ, तो उस समय जर्मनी, इटली, ये सारे लोग एक सेंट्रल पावर के रूप में लड़ रहे थे। तो बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी हार हुई, ठीक है? तो अब हम जरा देख लें who were allied powers in first world war? Who were allied powers in first world war? चलो, now we will see the allied were ये सारी थी, और सेंट्रल पावर में जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। अच्छा, ये आपको मालूम है यहाँ पे क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी थी। हाँ, कौन सा एम्पायर बताया अभी हमने? ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन सा एम्पायर बताया? ऑटोमन नहीं है, बताया। जब उनसे बात कर रही हो तो एक कान इधर भी रखो। ऑटोमन एम्पायर नीचे है, ये टर्की का, ये तो ऑटोमन एम्पायर जो तुर्क लोग हैं, जो आजकल की टर्की है, ऑटोमन एम्पायर। और इसके इधर पे क्या है? बुल्गारिया। तो ये और ये सब कौन थे? धुरी शक्तियां। ये कौन सी थी? धुरी शक्ति। दैट इज सेंट्रल पावर। और ये पूरे विश्व से लड़ रही थी क्या?
कौन कौन था? सबसे नंबर 1 का कल्प्रिट कौन था? जर्मन, जर्मनी। फिर उसके बाद इसकी मदद के लिए कौन आया? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। हंगरी, ये भी काफी हंगरी था। और इस तरीके से बुल्गारिया, बुल्गारिया। और दूसरा कौन था? ऑटोमन एम्पायर। ये सारी कौन सी थी? सेंट्रल पावर थी, बुरी शक्तियां। और इनके विरोध में पूरा विश्व एक था, जिसमें एलाइड पावर, सहयोगी शक्तियां, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, दैट इज मित्र राष्ट्र, सहयोगी शक्तियां। तो उनमें कौन था? मतलब जो सेंट्रल पावर है उनकी वजह से मेन लड़ाई हुई। यूके। इन्होंने पूरे विश्व से लड़ना शुरू किया, बोला हम अपना एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, हम अपना राज्य बनाएंगे, दूसरे को दबाना, मारना, पीटना शुरू कर दिया। तो पूरा विश्व एक साथ आ गया। यूनाइटेड किंगडम लड़ा, तो यूनाइटेड किंगडम लड़ने की वजह से क्या भारत के भी 1 लाख सैनिक वहां गए, वो भी मारे गए। और उन्हीं के लिए ये जो गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया वहां पर बॉम्बे में वो भी बना हुआ है। तो ये इंडिया गेट जो बना हुआ है उसमें उन सब के नाम लिखे गए, दिल्ली में जो। हाँ, अब देखो यूके था, रशिया था, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो इसके अलावा रशिया, इटली, इटली भी इन्हीं के साथ था, जापान, ये सारे राष्ट्र एक साथ लड़ रहे थे। फ्रांस भी था, और अल्टीमेटली यूएसए भी आ गया। इतना केस था। तो इसमें इनकी पराजय हुई, ये लॉस्ट, और ये क्या थे? विन हुए। तो इसकी वजह से इनके ऊपर तो फ्रांस ने बहुत सारा लैंड कैप्चर कर लिया था, तो बहुत सारा लैंड कैप्चर कर लिया था। तो जब इनकी जीत हुई, उन्होंने कहा जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था, तो उन्होंने कहा ये जर्मनी ने सबको तंग कर रखा, इसकी सारी जमीन ले लो। सो ऑल द लैंड वाज नेक्स्ट, उसकी सारी जमीन एनेक्स्ड कर दी गई, वापस ले ली गई। और उससे बोला तुम 90 साल तक वार रिपेरेशन दोगे। और इतना ह्यूमिलिएट किया गया जर्मनी को, उससे उसको कर्ज में डुबो दिया गया, इतना लोन। तुमने जहां जहां बम गिराए, तुम पर हमने बम गिराए हैं, तो हमारे बम का भी पैसा दो। हमने तुम्हारे ऊपर बम गिराया ना, तुम ना हमसे लड़ते तो हमारे बम ना खर्च हो। ये क्या बात हुई? ऐसे ऐसे बार रिपेरेशन लगाएगा। और जो तुमने हमारे यहाँ बम गिराए तो जो लॉस हुआ उसका भी पैसा। अच्छा, हमने जो गिराया बम तो तुम्हारे यहाँ के लॉस से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बम का तो दो, वो 30,000 का बम। तो मना कर देता क्यों दे? तो ये इतना ह्यूमिलिएशन हुआ जब ये चलता रहा। अब इसके बाद कैसर विलियम II राजा बना, लेकिन वहां पर जर्मनी कर्ज में डूबता गया, महंगाई बढ़ती गई। फिर हिटलर ने देखा कि मैं विश्व से बदला लूंगा, विश्व ने हमारे साथ इतना गलत किया है, तो अल्टीमेटली कैसर विलियम II उस समय। तो अब मैं इसके आगे की कहानी बताऊं। अब सुनो पूरी बात भाई, अब आप यहाँ से आगे की बात सुने। वर्ल्ड वार हुआ, ये लॉस हुआ, अब इसके आगे हम बता रहे हैं। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, अब जरा देखो, सुन लो हमारी बात, कुछ चीजें हमें आपको बतानी है, फिर हम आपके आगे बढ़ जाएं। लेकिन देखा जाए तो फिर हिटलर ने अच्छा ही किया ना। आपको क्या आज के पेपर का फॉर्मेट पता था क्या? जो आपने कहा वो कैसे आया? वो एक स्टडी आया तो सर साइंस में भी आपने जो केस स्टडी बताई थी वही आई। तो आप कहां से भूल गए? मार क्लासेस हमारे पास क्यों बोल रहा है? इसने मुझे राधे बोलती है, बोला था सर ने। कोई कह रहा नहीं बोला, मैं बोल रही, सब बोल रहे हैं बोला। तुम नहीं आए थे ना लास्ट डे? किसी मानी में बोलते, किसी ने भी नहीं बोला। भाई मैं डर गई कि मैं रो रहा हूं। क्या कर रही है? तो मैं क्या पता नहीं किया, मेरे खुद से मेरे जस्ट पैरेलल लगी ऐसे इधर 3-5 कट रहे हैं। हर एक में नहीं काटेंगे, जो सिर्फ सोच सकते थे उसी में। उधर पीछे के 4-5 है ना, सेकंड पेज के उसी के है, फ्रंट पेज पे। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, पढ़ाकू विमान। आइए आपने पिछली बात में बहुत ही बढ़ाया था।
मेरा पास में होगा इसमें से ही पढ़ता है मैं तो इसमें से ही पढ़ती हूँ। बचपन में मेरा हाथ देखकर एक एस्ट्रोनॉट ने बोला था कि मैं बड़े होकर उस बने आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। 1945 स्प्रिंग का समय था। एक 11 साल का लड़का हेलमेट बेड पे लेटा हुआ था। अब फिर बात करने लगा, अलग-अलग बैठो ना। सीरियस टोन में बात करते हुए सुना। उसके पापा ने बोला कि अब अलाइज हमारे साथ वो करेंगे जैसा हमने ज्यूज और डिसेबल्ड के साथ किया था। तो क्या अब टाइम आ गया है सुसाइड करने का? और क्या सिर्फ उसको सुसाइड करना चाहिए या फिर सबको एक साथ सुसाइड कर लेना चाहिए? अगले दिन वो हेलमुट को वुड्स में ले गए और अच्छा टाइम स्पेंड किया। बाद में उन्होंने अपने आप को अपने ऑफिस में गोली मार ली और उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस में जला दिया गया। जो कुछ हुआ उससे हेलमुट बहुत सदमे में था, इतना कि उसने अगले 9 साल तक घर में कुछ नहीं खाया। उसको ये डर था कि उसकी मम्मी उसको जहर न दे दे। हेलमुट ने शायद रियलाइज नहीं किया उसके फादर नाजी थे और अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करते थे। आप लोगों को हिटलर के बारे में कुछ बातें पता होंगी, जैसे हिटलर जर्मनी को एक शक्तिशाली मतलब यहाँ पर क्या था, एक 11 साल का लड़का है तो हाँ हेलमेट, तो उसके फादर नाजी हैं, ठीक है। और जबकि नाजी का मतलब इट इज एन आइडिया। जो नीली आंखों वाले जर्मन हैं वो अपने आप को कहते हैं कि वी आर बेस्ट एंड नोबडी एल्स हैज ए राइट टू लिव ऑन अर्थ। सबको मार डालो। मतलब ये क्या जो है? वो ब्लू प्योर आइड, ये जीनोसाइड हुआ था उस समय। ब्लू आइड इसने, ये जो हिटलर था, तो हिटलर उस समय मिलिट्री का था। कौन सा था? मिलिट्री का था। ये जब खुद 21 साल में कारपोरल था तो इसने क्या किया था कि कुछ लोग वहां पर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसने खुलेआम गोली चलवा दी थी, जबकि कारपोरल ही था, 2 फीटी वाला सिपाही। तो लोग इसको इतना बहादुर मानने लगे कि कितना बोल्ड स्टेप लिया। धीरे धीरे ये वहां पर मिलिट्री का जनरल बन गया अपनी इसी टेरर उसकी वजह से। अब लेकिन उस समय जर्मन क्या हुआ था, युद्ध से हारा था और पूरे जर्मनी में क्या था बताओ? पूरे जर्मनी में उस समय एक तरीके की बहुत महंगाई चरम पर थी, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बात कही जा रही है, नाजी कौन थे? जो ब्लू आइड जर्मन थे, ब्लू आइड जर्मन, वो किस कॉन्सेप्ट को मानते थे? जर्मन। उनको बताया हिटलर ने। सो हिटलर हैज टोल्ड, हिटलर ने क्या बताया? ओनली ब्लू आइड जर्मन। वो भी मिडिल एशिया से आए थे और हम भी कहाँ से आए हैं? मिडिल एशिया से। तो उनका भी स्वास्तिक का निशान था, यही निशान, वही जैसे चलता है वही निशान है। अब जरा देखें, इनका भी यही झंडा है, हमारा भी यही झंडा है, तो हम भी वहीं से आए, लेकिन हम आर्यंस हैं। आर्यंस का मतलब श्रेष्ठ। आर्य का क्या मतलब होता है? तो ब्लू आइड आर्यंस, ये भी अपने आप को कहते थे, जो जर्मन से ब्लू आइड आर्यंस है। सुन ले, दीज आर सुपीरियर। क्या बोला इन्होंने? हम लोग भी आए यहाँ पर, देखो हमने हिमालय में तपस्या की, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए और 18 उपनिषद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, ठीक है। सो इस ठीक है, इस तरीके से किया गया। और लेकिन वही वहाँ पर चले गए, कहाँ पर? जर्मनी में भी चले गए। तो जर्मनी में वो श्रेष्ठ मानते गए और हिटलर ने कहा हम तुमको फिर से तुम्हारा खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। और समझ में आई बात कि टेक ना लगाए हाथ का, तो हम तुमको फिर से गौरव दिलाएंगे। और फिर सब लोगों ने कहा ठीक है, और उसने ऐसा अनाउंस करते हुए अपने आप को सत्ता पर अनाउंस कर दिया, आई एम चांसलर ऑफ जर्मनी। आज भी चांसलर ही सबसे टॉप पोजीशन पाई जाती है, ठीक है कि नहीं? इन जगहों पे कोई कभी भी खुद को कुछ भी अनाउंस कर, जैसे आपने देखा नेपोलियन बोनापार्ट ने, जब कहीं पर क्या होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, और वो मिलिट्री का हेड था। अभी आपने क्या नहीं देखा, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कर लिया, क्या अभी आपने म्यांमार में नहीं देखा? हर जगह यही होता। तो मिलिट्री का हेड अगर अपने आप को कह दे कि आई एम नाउ चांसलर, मैं यहाँ का सुपीरियर हूँ, मान लेंगे क्या? उसने वहाँ के राजा को उठा के बंद कर दिया, उसके पास पूरी सेना है, मिलिट्री है, तोप है, कौन रोकेगा? और फिर उसने बताया लोगों को कि मैं ब्लू आइड जर्मन जितने भी जर्मनी हैं उनका गौरव वापस दिलाऊंगा। वहाँ ज्यूस थे, यहूदी। यहूदी जानते हो कौन होते हैं? ज्यूस। देखो ज्यूस जो होते हैं उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया। ज्यूस ने, हाँ,
क्राइस्ट, वो ज्यूज ही थे। तो क्या पूरी दुनिया के जितने भी वो लोग थे, क्या कहते हैं लोग, क्रिश्चियंस, वो इनसे हेट करते थे, ज्यूज से। तो उसने कहा हम ज्यूज जितने भी उनको मरवा डालेंगे और उनके ऊपर 2 रुपए की गोली नहीं खर्च करेंगे। उनसे कहेंगे ये करंट है, इसको हाथ छुओ और फिर तुम्हारी परम मुक्ति होगी। हम 1 रुपया उन पे खर्च नहीं करेंगे, वो इतने तुच्छ। तो इलेक्ट्रिसिटी का बोला कुछ नहीं, और या फिर उनको कमरे में बंद करके विषैली गैस डाल देंगे, जहरीली गैस, एक साथ मास एक्सकेवेशन। तो ऐसा गैस के किया। पैसे? यदि आप देख लें तो आपकी बुक में जूतों का ढेर बना हुआ है कि किस तरीके से उसने उनको मरवाया। कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया और ठीक है, आगे देखिए कि किस तरीके से, उसी में देखिए जाओ और आगे बढ़ो। आप देखिए नीचे जूतों का ढेर है, कपड़ों का भी ढेर है। ऐसे ही मरवा देता था बस। और फिर उसने कहा ज्यूस को मारेंगे, फिर किसको मारेंगे? हिप्पीज। जितने शूज उतने लोगों को देखो मारो। जिप्सीज, जो काले लोग होते हैं उनको मारेंगे। जिप्सी होते हैं कि नहीं? जिप्सी यानी नीग्रो, काले अफ्रीकन्स, उनको मारेंगे। सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने गए तो सुभाष चंद्र ने बोला कि ठीक है, इन सबसे आपकी लड़ाई चल रही है, हम भी ब्रिटेन के खिलाफ हैं, आप मेरी मदद कर दीजिए, ब्रिटेन को हरा देंगे। उसने बोला तुम तुच्छ हो, अपने देश लौटते हो कि मारे तुमको। यू आर नॉट ए ब्लू आइड जर्मन, वो अवे। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को जब वो मिलने आया तो सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया कि तुम्हारे हाथ मिलाने का तरीका ठीक नहीं है, तुम हिटलर हो ही नहीं, तुम असली हिटलर को भी तब असली हिटलर, क्योंकि वहाँ ऐसा भी हुआ था। तो फिर इसने जिप्सी को मारा और इसने पूरी लाइन लगा दी थी कि नीग्रो को मारेंगे, जिप्सी को मारेंगे, सबको मारेंगे, सिर्फ किसकी जरूरत है? ब्लू आइड जर्मन। जिस ब्लू आइड जर्मन लेडी ने अपंग बच्चा दिया उस माँ को मारा। बोला तुम अच्छी लेडी नहीं हो, तुम अच्छे बच्चों को पैदा नहीं कर रही हो, तुमको मारा जाता है। ये क्या नॉनसेंस है? मारा। और फिर जिसने अच्छे बच्चे पैदा किए, देखो जिसने 6 बच्चे पैदा किए उसको सिल्वर मेडल, जिसने 12 पैदा किए उसको गोल्ड, जिसने 18 पैदा किए उसको डायमंड, उसको, और फिर उनको फ्री, हाँ उनको इनाम दिया गया, फ्री में तुम बस में जाओ, जहाँ जाना है फ्री, तुम्हें लाइन नहीं लगानी, तुम जर्मन। और उसने कहा कि हम ज्यूस को मारेंगे क्योंकि ज्यूस ने इनको मारा, इस तरीके से हम अपनी खोई शक्ति वापस लाएंगे। अब मिलिटराइजेशन में तो इसकी जरा देखो कि कितनी बड़ी बड़ी मिलिट्री है, जरा देख रहे हो आप अपनी बुक में कि कितनी सारी सेना है। आप ये देखो सेना देख रहे हो मिलिट्री की, ये आप संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। तो अब ये सुनो, जिस लड़के की बात करी जा रही है, हेलमेट है, तो वहाँ पर ये बॉय है और ये उसके कौन है बताइए? मम्मी पापा, फादर, और ये मदर। तो फादर एक नाजी थे। नाजी इज ए कॉन्सेप्ट इन विच, नाजी एक कॉन्सेप्ट है, यानी हाँ, मतलब कि जर्मनी पार्टी है ना। सो क्या है इसका पूरा नाम? अभी मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ देख करके, ठीक है? हाँ, नाजी। ये आइडियोलॉजी है कि जर्मनी के अलावा सबको मार डाला, जो ब्लू आइड है उनको छोड़ के, वो भी जो प्योर है। तो उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया? अब बताओ तुमको फुल फॉर्म ऑफ नाजी देखो, दैट इज नेशनल सोशलिस्टिक और डच पार्टी। तो वो चलो कोई बात नहीं, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी उसका नाम नाजी है, ठीक है? तो इसने क्या किया बताओ? जब इन लोगों ने इस पे आक्रमण किया तो उसने देखा कि वहां पर कहीं पर डब्बों में बंद कर करके ज्यूस को मारा गया है, कहीं वो छुपे हुए थे इधर उधर, सब मरे हुए ही थे, समझ लो पूरा। जहां जहां भी वो जहां जहां जा रहे थे वहां कब्जा कर करके ढूंढ ढूंढ के मार रहा, ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत रईस था और उसके अंडर में नाजी, सुनिए उसके अंडर में कौन लोग थे? आप सुनेंगे बेटा तभी सीख पाएंगे। ये बहुत हिट स्टोरी है,
वहाँ की पॉपुलर अभी भी बता रहे हैं। तो वहाँ पर अब जब हिटलर का शासन काल हो गया तो वो तो जीव था, मालिक कौन था? यहूदी। मालिक कौन था? यहूदी। जीव्स को किसको कहते हैं बताओ? तो मालिक उस एक ऐसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन उसके अंदर में जो काम कर रहे थे वो सब कौन से लोग थे? वो जर्मन के लोग थे। तो क्या वो ढूंढ के मार डालते उसको, अपने मालिक को? बोले अब तो मालिक मारा जाएगा। अगर तुमने किसी ज्यूस का पता बता दिया तो तुम्हें इनाम दिया और खूब मारा भी जाएगा। अरे समझ आया? तो वो उसने अपने गुप्त दरवाजे में छुप गया वो, कि अब तो नाजी का शासन हो गया। वो जा करके यहाँ पर नीदरलैंड में जाके छुप के बसा था और वहां पे उसने खूब पैसा कमाया था। लेकिन हिटलर तो किसी जगह को उसने नहीं छोड़ा, 19 राज्यों को उसने जीत लिया, अभी बताएगा। 19 कंट्रीज को उसने विन कर लिया 3 साल के अंदर, और ढूंढ करके उसने 90% ज्यूज को मार डाला। आप समझ लीजिए 4.5 मिलियन ज्यूज मारे, 4.5 मिलियन। इन एडिशन टू सिर्फ इस समय इजराइल में ज्यूज रहना, कहीं नहीं गए। समझ में आया? और पहले सब जगह पे थे। पहले बहुत सारे लोग थे ज्यूस, यहूदियों से ही तो क्रिश्चियनिटी आई, तो यहूदी तो होंगे ही। तो उसने जब वहां पर देखा, मालिक जो था एक कंपनी का मालिक, उसने कहा कि अब तो यहाँ नाजी ये हिटलर आ गया है। तो उसने अपने आप को गुप्त कमरे में ऊपर बंद कर लिया। वो लोग दिन में जहाँ बैठे हैं, माँ बाप और बेटी अपना डायरी लिखती थी। तो उस बेटी का भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको वो जिसने ये डायरी लिखी मैं बता रहा हूँ, उस पर कई पिक्चरें बनी। तो वो बताती थी कि दिन में अगर हम चल लें तो जो नीचे फैक्ट्री में काम करने में पता चल जाएगा ज्यूस छिपे हुए, तो वो मार देंगे। रात में जो आपको करना है 8 बजे जब फैक्ट्री बंद हो जाती है, सब काम कर लेते, तो सुबह जहाँ है वहीं बैठे रहो। शाम के 8 बजे तक इंतजार करो, टॉयलेट लगी कुछ लगी वहीं बैठे रहो, आप जा भी नहीं सकते। ऐसी हालत हो गई थी उनकी, दिन में खा भी नहीं सकते हो, खाना भी 8 बजे। लेकिन उन्हीं में एक जो ऐसा भी उनका वफादार था जो जर्मन था, वो उनको थोड़ी थोड़ी मदद कर देता था। लेकिन उसकी वाइफ को पता चल गया कि मेरा पति उनकी मदद कर रहा है, उसने तुरंत जाके जर्मन पुलिस को बताया यहाँ यहूदी छिपे। किसने बता दिया? है बीवी ने, उसका हस्बैंड तो ये कर रहा था, लेकिन बीवी ने बता दिया। फिर वो आ करके उसको पकड़ ले गए। लेकिन जब उन्होंने खोला दरवाजा तो उन्होंने देखा ये जो आदमी है ये खुद हमारी जर्मन फोर्स में कर्नल था। था जीव, लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं था। तो उसने बोला ठीक है, हम अभी तुम्हें पकड़ के नहीं ले जाते हैं, तुमको 5 मिनट का समय देते हैं, 5 मिनट बाद पकड़े, क्योंकि तुम हमारे कर्नल रह चुके हो। मतलब एक इज्जत के तौर पर। फिर समझ में आया। फिर वो सबको अलग अलग, उसके पिता को कहीं भेज दिया, माँ अलग चली गई, उसकी बेटी अलग चली गई, बेटी की बहन भी थी, वो दो चली गई। तो वो अलग कंसंट्रेशन कैंप में चली गई। जो थोड़े अच्छे लोग थे वो उस बाढ़ के दूसरी तरफ रहते थे। तो ये लोग कई दिनों से भूखे थे, भूखमरी के शिकार थे। तो उसमें उनका एक दोस्त था, उसने कहा कि मुझे रोज एक टुकड़ा ब्रेड का मिलता, कल मैं अपना टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा। तो एक दिन उसको दिया गया, इधर टुकड़ा फेंका गया। तो उसकी बहन को फीवर था बहुत ज़्यादा, तो उसने बहन से कहा खा लो, लेकिन वो टुकड़ा दूसरे लोग छीन के ले गए। तो फिर उसने अगले वाले ने वादा किया कि कल मैं फिर एक टुकड़ा फेंकूंगा, 2 दिन में भूखा रहेगा। उधर भी मरने वाले थे, इधर भी, उन सबको करंट से मारा जाने था। तो फिर लेकिन उसकी बहन अंत में मारी गई, फिर उसकी बेटी मारी गई, पिता बच गया अंत में सबसे लास्ट में। तो उसने अपनी बेटी के मेमोरी में अपनी डायरी छपवाई, और आज भी उसके घर को देखने जो जर्मनी में जाता है तो छपता है। सो वो एन्ने, फ्रेंच एन्ने, अब नाम याद, फ्रेंच एन्ने की डायरी ऑफ फ्रेंच एन, ये 6th में सबने ये पढ़ा, नहीं ये बेस्ट स्टोरी है। अब चलो अभी इसमें बता देगा, लेकिन अब ये लड़का देखो, जब बताओ ये जर्मन फोर्सेस हार गई तो हिटलर अपनी प्रेमिका के साथ नीचे गया, बोला हम उनके हाथ नहीं लगना चाहते हैं, और मैं भी गोली मारा तुम्हें भी गोली मार देगा। तो उसने फिर दोनों लोग अंदर जाके बोला मेरी लाश जला देना, उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। तो उनके ही सैनिकों ने फिर बाद में लोगों ने सुसाइड किया कि उनके हाथ नहीं, हमने इतने लोगों को मारा है। और जो जिसको मारता था दुनिया में कहीं पता ही नहीं चल पा रहा था हिटलर ऐसा कर रहा है। गांधी जी ने लेटर लिखा 1914 में कि प्रिय हिटलर,
तुम जो कर रहे हो ये मानवता के खिलाफ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस लेटर पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। बुक के लास्ट में कई जगह दिया रहता है कि ये उन्होंने ऐसा लिखा था। अब ये देखो, फादर ने सबको घुमाया, गोली मार दी। अब माँ भी है, लेकिन माँ को बच्चे का प्यार होता है, इसलिए माँ नहीं गोली मार सकती ना अपने आपको कि बच्चे को पालना है। तो लेकिन बच्चे ने खाना नहीं खाया 9 साल तक घर का, कि कहीं माँ मुझे जहर न दे दे, क्योंकि उसने सुन क्या लिया था बताओ, कि हमें सब खुद सुसाइड करना चाहिए कि सबको सुसाइड करना चाहिए, क्योंकि अब फोर्सेज आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं उनको। उन्होंने इतना क्रूरता किया, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो खाना इसलिए कि लोग कई घर में ऐसा हुआ, जर्मनी ने उन्होंने सबके पास वो टेबलेट रहती थी साइनाइड की, तो 11 लोग मुंह में दबा के मर गए सारे जर्मन, क्योंकि उन्हें मालूम था उन्होंने ऐसा किया, कईयों को मारा, तो कौन उनको छोड़ेगा, है ना? जब भाई हार जाओगे तो तुम्हें भी मारा जाएगा। तो ऐसी उनकी हालत हो गई। अब जरा देखें, ये सब कहानी थी, यहाँ तक कुछ भी काम का नहीं है। अब जो सुनो, उसको पूरी यूरोप को कॉन्कर करना था। आपको शायद ये भी पता हो कि उसने बहुत से जूस को भी मारा था। नाजिज्म एक पूरा सिस्टम था, उनका अलग ही आइडिया था वर्ड और पॉलिटिक्स को लेकर। मई 1945 को जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। ये देखकर हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉडल्स और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। और की एंड की बात यहाँ ये है। अब यहाँ इसके बाद बहुत सारा साल है। अब 1939 से 1945 क्या होगा बताओ? तो 19 ये वर्ल्ड वार 2 है क्या? वर्ल्ड वार 2। अभी मैं टाइम लाइन बताऊंगा इसके बीच की। इसके बीच की 18 से 39 तक की आप देख लो, 30 साल की टाइम लाइन है, 31 ईयर्स की, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी के बीच में जो 31 ईयर्स है, इसमें हिटलर का उदय हुआ। राइज ऑफ हिटलर भी बताऊंगा कैसे हुआ, और हिटलर ने कैसे 19 कंट्रीज को जीता, 19 कंट्रीज को, कैसे ज्यूस को मारा, कैसे जिप्सीज को मारा, कैसे रेड इंडियन जो अमेरिकन है उनको मारा। ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। हाँ, रेड इंडियंस कहते हैं। तो उनको कैसे मारा, जो वहां पर भी जो वहाँ के मूल निवासी वो 90% मारे जा चुके हैं, वो ब्रिटेन ने मार दिया, अब 10% ही बचे। अब ये सारी चीज, फिर बाद में 45 में कौन हार गया? क्या फिर से जर्मनी हारा? क्या 14 में भी जर्मनी हारा और इसके बाद भी जर्मनी हारा? तो 14 में जब हारा था तो अपमान का बदला लेने के लिए वो फिर से पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो गया और बोल दिया, मैं तुम्हारे 90 साल का 1 साल का भी रिपेरेशन नहीं दूंगा, तुम 90 साल का मांग रहे हो, आई विल नॉट गिव। उससे बोला गया तुम अपनी सेना जो है 10,000 से ऊपर नहीं रख सकते। उसने कहा 10,000? कहते मैं 5 लाख से ना रखता हूँ, आओ कौन लड़ता है? तो सारी दुनिया को एक एक करके जीतता जा रहा था वो। यहाँ मेन कल्प्रिट कौन था? यही तो था, जर्मनी, क्योंकि इतनी शक्ति उसने बढ़ा ली और जीतता जा रहा था। अब यहाँ से आप देखो क्या 1945 का बता रहा है, फिर से देखो। एक इंटरनेट, जैसे हिटलर जर्मनी को एक शक्तिशाली पावर बनाना चाहता था, उसको पूरी जर्मनी का नक्शा दिखाया गया था। आपको शायद ये भी पता है कि उसने बहुत से जूस को भी मारा था। नाजिज्म एक पूरा सिस्टम था, उनका अलग ही आइडिया था वर्ड और पॉलिटिक्स को लेकर। मई 1945 को जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। ये देखकर हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉडल्स और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। वॉर की एंड के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया न्यूरेमबर्ग में, जहां नाजी को जुनूनी इनके सारे जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने सबने सुसाइड कर लिया अपने परिवार के साथ। जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने, क्योंकि वो हार गए थे। उसने कहा क्या कर रहे हो, अपनी एयरफोर्स भेजो। बोला हमारे पास एक भी विमान नहीं बचा है। तो हिटलर पागल हो गया था, वो बोला हमारी एयरफोर्स कहाँ है, हम हार नहीं सकते, हम जर्मनी को शक्तिशाली बनाएंगे। तो इसके मिनिस्टर समझाते रहे कि आप सरेंडर कर दो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में ये जान ही क्या कि आ गई है, वॉर के टाइम क्राइम किया था, जैसे क्राइम अगेंस्ट पीस यानी वॉर स्टार्ट करना, वॉर क्राइम्स जैसे लड़ाई और दंगे करना, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी सिविलियंस और इनोसेंट्स को मारना। हिटलर ने वॉर के टाइम जैसे काम किए थे, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसकी बड़ी आलोचना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर की थी, जिसकी वजह से यूरोप में हम जो है ज्यूस की जो जीन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि उनकी नाक पकौड़े जैसी होती है।
उसने बोला कि जो ज्यूज होते हैं, ये देखो, ये इस तरीके से पैसे के ढेर पर बैठे हुए हैं, और ये पैसे के ढेर पर ये ज्यूस बैठे हुए हैं, मोटे पेट वाले हैं, मोटी तोड़ वाले। सर ये हाँ, ये ये तो ऐसे कहता था। और हाँ, और उनकी हंसी उड़ाता था, कहता था इनकी नाक जो है पकौड़ों जैसी है, सिक्स की उल्टे क्या था, तो ऐसे बोलता था। तो इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती थी। ज्यूस बच्चों को स्कूल से निकाला गया, ज्यूस टीचर को निकाल दिया गया, और तो और आइंस्टीन को भागना पड़ा, ज्यूस मार डालो उसको, जो कि सबसे ब्रिलियंट इंजीनियस आदमी है, तो छुप छुप के भागा है वो। यानी आप समझो इतना उसने किसी को नहीं छोड़ा। अब देखिए सेंट विलियम्स को उन्होंने मारा, जैसे 6 मिलियन ज्यूज को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को, 70,000 जर्मन को जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। 70,000 जर्मन को भी मार डाला। बोला तुम अच्छे जर्मन नहीं हो, ये तुम्हारी आंख के नीचे स्कैर मारो उसको। अच्छा जर्मन चाहिए, गोरा ठीक ये क्या है? मतलब कहीं कोई स्कैर ना, इतना बढ़िया जर्मन हो, बढ़िया जर्मन। जिसको जरा सा भी कट हुआ है हटाओ उसको। ब्रेड का पैकेट है क्या? तरीके अपनाते लोगों को मारने के। उनमें से एक था उनको एक रूम में बंद करके हार्मफुल गैस पास करना। ऐसा ही एक गैसिंग सेंटर था आउशविट्ज में। जो न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल था, उसने सिर्फ 11 नाजीज को मौत की सजा सुनाई थी, बाकी को जेल की सजा। तो इनको सजा तो मिली, पर जितनी बारबैरिटी से इन्होंने दूसरों को मारा था, उसके हिसाब से पनिशमेंट बहुत ही कम थी। जर्मनी पे हार समझ में आया? जब ये जीत गए, जब ये इन्हें हरा दिया, तो 11 नाजी को मारा, बस 11 जर्मन, जबकि बहुत सारे जर्मन इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। पूरी जर्मनी की सेना ने सबको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सेना ने मारा था। अब जरा देखो, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो जर्मनी पे हार्श हुए तो फर्स्ट वॉर के बाद जो हुआ वैसे दोबारा ना हो जाए। समझ गए बात? तो क्या हुआ, तो फर्स्ट सेकंड वॉर जीतने के बाद भी जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप जर्मनी को जिस अपमान को झेलना पड़ा था, उसकी वजह से ही तो हिटलर का उदय हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन पर मैं ज्यादा प्रेशर डालूं, जो इन्होंने अत्याचार किया तो किया, कहीं दूसरा हिटलर न पैदा हो जाए, जिससे बचने के लिए सिर्फ 11 लोगों को ही सजा दी। बात समझ आई? जैसा कि लड़ाकू विमान वॉर के बाद बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। 20th सेंचुरी में उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर अलायंस, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे, उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी। सारी कंट्रीज में वॉर कर। क्या कह रहा है कि इसने जर्मनी, ऊपर जर्मनी, नीचे ऑस्ट्रिया, देखो मेरे फिगर में, क्या इसने फ्रांस तो ऐसे दिखाया जा रहा है प्रोजेक्ट में, वैसे ही विपरीत, इन दोनों के विपरीत में, इन तीनों के विपरीत में युद्ध लड़ा। छोटे छोटे कंट्री छोड़ दो, यूके, रशिया, जापान ही तो मेन थे, तो इन सबको, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, तो इनने लड़ाई लड़ी कि नहीं? और ये सबसे ऊपर कौन सा है? जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक कहाँ था? वीमर रिपब्लिक वाज इन जर्मनी। केसर विलियम राजा था, और उस तुमने कभी सुना नेशनल असेंबली विद लुई 16? लुई 16 भी था और नेशनल असेंबली भी थी। क्या यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी? इसी तरीके से यहाँ पर क्या था बताओ? यहाँ पर वीमर रिपब्लिक था। यहाँ की सेंट पॉल चर्च में जो यहाँ पर क्या हुआ, सारे 49 वीमर रिपब्लिक के लोग बैठते थे और पूरा अपना वो करते थे, सारी सभा करते थे। यहाँ वीमर रिपब्लिक है, वहाँ नेशनल असेंबली थी। यहाँ पर कौन था बताइए? यानी किंग कौन था? केसर विलियम टू। और रिपब्लिक किसके नाम से थी? तो रिपब्लिक थी वीमर रिपब्लिक। अभी मैं इस पे क्वेश्चन लिखाऊंगा, वीमर रिपब्लिक लिखो। रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक सेलेक्ट इलेक्ट होके आती है? और ये डायनेस्टी होता है, डायनेस्टी राजवंश होता है ना, कि उनका बेटा फिर उनका बेटा, तो ये डायनेस्टी थी। ये दोनों मिला के चला रहे थे। राजा ये था, लेकिन सलाहकार ये थी। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। तो काइसर विलियम को कोई दिक्कत नहीं थी? कैसर विलियम, लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे थे। उसने कहा ठीक है, राजा हमें रहने दो और बाकी तुम लोग जो कहोगे हम
साइन करने के लिए। उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होता है राजा भी रहे और कुछ इलेक्टेड मेंबर भी रहे, उसको क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे आपने देखा था कि धीरे धीरे आया था नहीं, लुई 16 ने भी तो बाद में किया था जब बास्टिल जेल बंद हुआ था। वीमर रिपब्लिक समझ में आ गया कि सेंट पॉल चर्च में हुई थी। अभी हम उसके पिक्चर दिखाएंगे आपको। न शुरू किया ये सोचकर कि वो तुरंत ही वॉर जीत जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये वॉर इतने सालों तक चलती रहेगी, जिसकी वजह से उन सब की रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए, पर फाइनली 1917 में अलायंस की तरफ उन सब की रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए, पर फाइनली 1917 में अलायंस की तरफ अमेरिका की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अलाइज जीतने लगे और सेंट्रल पावर्स हार गए। इन नवंबर 1918 जब रशिया ने 1917 में हट गया था वार से, लोगों ने कहा हमें वार नहीं लड़ना है, और 1918 में अमेरिका आया। अमेरिका ने एक साल में बोला किसको किसको हराना है, जर्मनी को हरा, इसको हरा, सबको हरा रूप पे बराबर कर दिया। ऐसे ही इसमें भी एंट्री की थी उसने लास्ट में बोला हाँ किसको हराना, किस पे बम फेंकना है, एक हिरोशिमा पे फेंको, एक नागासाकी पे, सब जापान पाना। एक साल में आता था वो बस काम जापान को क्यों हराया, तो जर्मनी को था ना भाई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अब इधर आ गया था मुसोलिनी, जापान इटली और जर्मनी, ये हो गई थी सेंट्रल पावर। जापान जर्मन के साथ हो गया और क्या, ठीक है। दैट इज वो ट्राइप्लेटिक अलायंस, वो अभी हम बताएंगे आपको किनके की संधियां हुई थी। 3 तरीके की संधियां हैं, वो सब बताया जाएगा। तो ये सेंट्रल पावर है, और दूसरी तरफ कौन है, दैट इज अलाइड पावर। तो बाकी उसमें यूके थे, यूएसए थे, फ्रांस हमेशा इधर ही रहा, और रशिया था क्या, तो अब आगे की बात करें। 1918 में आया अमेरिका और फिर उसने हरा दिया इनको क्या, अब आगे की बात करो। लेकिन हार की वजह से वहाँ की एम्परर को अपनी पोजीशन का त्याग करना पड़ा, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज को जर्मनी की राजनीति में आने का मौका मिला। उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और वो वाइमर में जाके मिली, जहाँ पे उन्होंने जर्मनी के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। अब क्या समझाया इन्होंने, बताओ, जितना बोला देखें क्या बता पाते कि बाद में जो वाइमर डायनेस्टी बनाई। कैसर विलियम II को अपनी सत्ता त्यागनी पड़ी, और 5 पार्टियां किस जगह पे मिली, वीमर एक जगह का नाम है। हाँ, वीमर में 5 पार्टियां एक साथ मिली और उन्होंने वहाँ पे एक रिपब्लिक बनाई जिसका नाम क्या पड़ा, वीमर रिपब्लिक जो थी। उसने कहा हाँ बोलो कहाँ साइन करना है, अच्छा ठीक, 90 साल तक पैसा देना ना, ठीक है ओके 90 साल तक देंगे। उसने कहा तुम सबको सत्ता दे रहे हैं, देखो कैसर विलियम को हटा दिया। उसने कहा 90 कितना हर जाना देना है, अभी तो आप जो $2 बिलियन दे, अच्छा 2 बिलियन ठीक है, 2 बिलियन ले जाओ जो खर्चाना है, और 90 साल और देना है। लोगों ने कहा कैसा रिपब्लिक है, ये तो बिल्कुल बेकार है, हमारे देश को लुटाया दे रहा, सब साइन भी कर दिया। जर्मनी ने कहा वीमर रिपब्लिक बना था, उस सारी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं से इलेक्ट होके गए थे। बोले कैसे मेंबर हैं, अपने देश का अपमान करवा रहे हैं लड़ने की बजाय। भाई तुमने संधि की है, एक ट्रीटी साइन की ना इनके साथ कि ठीक है हम लोग युद्ध बंद करते हैं, तो तुम ऐसे करोगे कि 90 साल तक पैसा ही देते रहोगे। तो हिटलर ने कहा वीमर रिपब्लिक ने हमारा अपमान किया है, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे और हम सत्ता संभालेंगे। एक बार फिर से क्या आएगी बताओ, ऑटोक्रेसी इससे भी ज्यादा कह सकते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक आदमी डिक्टेट करता, समझ में आई कि नहीं। ऑटोक्रेसी में तो जिसकी जो मर्जी सो चला रहा है। तो हिटलर ने क्या चलाई बोलो, क्या कमियां थी वीमर रिपब्लिक की, कि उसने ट्रीटी पे साइन कर, उसने आसानी से सारी संधियां मान ली, जितनी शर्तें थी मान ली, वार रिपेरेशन मान लिए, उसके जितनी जमीन ली गई आसानी से सब दे दिए। ओके एनेक्स माय दिस। तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्या, उनको सत्ता मिल रही थी, कैसर विलियम हट गया था, कैसर विलियम को हटाया गया। सुनो हाँ बोलो। सर पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद नाजिज्म आया, उसके बाद हिटलर, हाँ मतलब हिटलर हट गया। हिटलर हटने के बाद केसर विलियम आया वापस से। ना तो? ये जो केसर विलियम था 1918 में ये हट गया, और हटने के बाद अब कौन आया बताओ, 1918 में वीमर रिपब्लिक आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
और इसके बाद हिटलर अब इसके बाद वीमर रिपब्लिक की कमियां बताएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 90 साल का इसको रिपेरेशन दिया गया था, यही तो अपमान था। दूसरे वर्ल्ड वॉर में तो 11 आदमी मारे गए थे, बताया नहीं आपको, जिससे कि दूसरे हिटलर का उदय ना हो जाए। 11 अभी बताया बीच की बात कर रहा भाई, आप ये देखो इसमें कितने लोगों को मारा, मिलिट्री हेड वर किल्ड। अभी उसने पिक्चर में बताया कि नहीं, क्या बताया कि मिलिट्री हेड वो उनको बस किल किया गया, अब कोई बात रिपेरेशन नहीं। ओके ठीक है, जाओ खेलो। वीमर रिपब्लिक समझ के आएगा? बाद हिटलर आया ना, वीमर रिपब्लिक आ गया, उसके बाद क्या वीमर रिपब्लिक ने जर्मनी के लोगों का अपमान किया था? हाँ। उसका अपमान का बदला लेने हिटलर आया था। फिर हिटलर ने तबाही मचाई, फिर से युद्ध हुआ, फिर से हिटलर ने सुसाइड कर लिया अपनी प्रेमिका के साथ, और फिर उसके बाद जर्मनी आजाद हो गया, आज तक रिपब्लिक है। और वहाँ की जो चांसलर है वो मार्टिना एंगलो है। तो एक तरह से हिटलर ने सबको रिपब्लिक, हाँ, बोलो। हिटलर की वजह से सब रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक की कमियां जरूर क्वेश्चन आएगा, भी हम दिखाएंगे। वीमर रिपब्लिक समझ गए ना, उसने चूंकि वार रिपेरेशन की शर्तें मान ली थी, उस वजह से अब ध्यान से सुनो वीमर रिपब्लिक की कमियां। ये क्वेश्चन के सब फैक्ट बता रही है, ये सुनो, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से सिर्फ सोर्स बेस्ड है, एक ये आप सोर्स बेस्ड हो कुछ भी, वीमर रिपब्लिक आप सुन लो, जो बता रहे हैं सुन लो। और उन्होंने ये भी प्रोविजन डाला उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कंट्री के सारे लोग मिलके राइक्सटाग या जर्मन पार्लियामेंट के लिए मेंबर या डेप्यूटीज को वोट करके चुनेंगे, और कंट्री के सारे अडल्ट वोट कर सकते हैं इंक्लूडिंग वुमेन। पर ये रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो बातें माननी पड़ी थी अलाइज की, वो बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग वर्सलीज की संधि हुई थी। ये वर्साई बोला, वर्सलीज की संधि बोलते हैं, या वर्साई की संधि, वर्सलीज है। तो इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दी। वहां औरतों को पहले अधिकार नहीं था वोटिंग वोटिंग का, तो उसने कहा सबको अधिकार है जो 21 साल से ऊपर आए, गरीब अमीर सब दे सकते हैं। कुछ अच्छे बातें भी थी और सबको अधिकार मिल गया, लेकिन लोगों को क्यों नहीं पसंद आया, जरा बताओ। ये वीमर रिपब्लिक ने दिया था राइट, ये वीमर रिपब्लिक ने दिया था कि सब लोग वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी की सारी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली गई थी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% सारी ओवरसीज कॉलोनीज भी छीन ली गई। उस समय ये यूरोपियन कंट्रीज क्या करते थे, अपना माल बेचने के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि इन्होंने बनाया था हमारे यहाँ, और ऐसे ही फ्रांस के डलहौजी भी इंडिया आया था। लॉर्ड डलहौजी जिसने रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई की, तो फ्रांस का था, समझ आया। सिर्फ ये नहीं था कि ब्रिटेन के ही लोग आए थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे उपनिवेश यानी कि कॉलोनियल रूल बना था, समझ में आ गई बात। तो ऐसे इन्होंने भी बहुत जगह बनाए थे, दिखाया जा रहा था अभी लाल निशान से, कहाँ कहाँ अफ्रीका के सब ले ली गई। देख लो फिर से एक बार नक्शे में कि कहाँ कहाँ दिखाया जा रहा है, ये देखो। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जर्मनी की सारी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली गई थी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन, 26% कोल, उसकी मिलिट्री भी हटा दी गई ताकि उसकी पावर कम हो जाए। वॉर गिल्ड क्लॉज जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का पार्ट था, उसने वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाला, और वॉर में जो भी नुकसान हुआ था जर्मनी से लिया, जर्मनी को 6 बिलियन यूरोस देने थे। अलाइड की आर्मीज ने 6 बिलियन यूरोस लिए और सारा मार्केट जर्मनी पे डाला, बोला सब हर जाना तुम्हें लोग, 4 लोग लड़ रहे हैं, उसी लोग रीऑक्यूपाई कर लिया। बहुत से जर्मनी ने रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया, न सिर्फ जर्मनी की डिफीट का, पर उसको जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में बातें माननी पड़ी थी उसके लिए भी। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीकों से। कॉन्टिनेंट जो दूसरों को पैसा देता था, अब उसको खुद दूसरों से पैसा लेना पड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डाला। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस ने स्ट्रेस किया कि मैन को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच में रहना, यानी अब धीरे धीरे लोग जो है महिमा मंडन करने लगे। किसका बताओ? फौज का। बोले ये लोग तो घटिया है, फौज अब हमें हमारा आत्मसम्मान दिलाएगी, ये उन सब से लड़ेगी और जर्मनी एक बार फिर से क्या होगा, विजयी होगा। बोलो बात समझ में? महिमा मंडन, that is they were now appraising the army that it is very much ठीक है, heroic
उसको कैसा निशान है। अब हमने आपको पूरा नाजिज में बता दिया है, अब हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। समझ में आ गई बात? पूरा चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर करा दिया। अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हें कहानी भी पता चलेगी और चैप्टर भी पता चलेगा। हाँ, अभी आप देखो तो पूरी बात बता दी कि कैसे कैसे हुआ। समझ में आई बात कि नहीं? और ये भेज भी दूंगा। हिटलर, इसी में हिटलर आ जाएगा। क्वेश्चन से आपको सब पता चल जाएगा। जो बाकी की चीज है ना, क्वेश्चन करते जाओ, समझते जाओ। सर नाटी का फुल फॉर्म क्या बताया हमने? वो सब बता दूंगा। चलो ना, कुछ चीजें लिखें। नहीं हो रहा है ना। अब देखिए, लिखो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये क्वेश्चन है कि हाँ, नोट्स का नहीं है? इसके नोट्स हैं कुछ, ठीक है। जर्मनी डिफीटेड, जर्मनी का क्या हुआ? डिफीटेड। कैसर विलियम टू सर इससे शॉर्ट आंसर वाज रिमूव। लॉन्ग आंसर किसका है? लॉन्ग आंसर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोशलिज्म वाले। ठीक है, इसके बाद वही करना सोशलिज्म कर देंगे। थोड़ा सा समझ लें। 5 नंबर। कैसर विलियम टू वाज रिमूव फ्रॉम थ्रोन एंड, ठीक है, सिंहासन से हटा दिया गया। तो ठीक है, सो फ्रॉम बिलियन है कि मिलियन? विलियम थ्रोन एंड वीमर रिपब्लिक, जो चुनी हुई सरकार थी, वीमर रिपब्लिक, ठीक है, वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब बताओ वीमर रिपब्लिक को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? इन 1980 में हुआ। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक, प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वीमर रिपब्लिक को? द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, द टर्म्स। हाँ सर, ये सेकंड लाइन में थ्रोन का क्या मतलब है? सिंहासन, कौन से क्वेश्चन क्या? उसको उसके पदवी से हटा दिया गया। और हटाया था, वो खुद हटा था। हाँ? उसको हटाया था किसी ने, वो खुद रिजाइन किया। ट्रीटी में बोल दिया राजा से कि हटो। अब सब जगह जो है नेशनलिज्म आ रहा है, अब राजा कहीं नहीं रहेंगे, मोनार्की पूरी जगह हट रही है। फ्रांस में भी हट रही, 1789 से ही वहाँ वो चला था ये सब। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में था ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देखो ये जो भी था, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों साथ साथ चल रहे थे, फिर उसे हटा दिया, बोला अब सिर्फ रिपब्लिक रहेगा। लेकिन वो तो राजा, उसने कहा था कि दोनों रख लो और साइन में रख लो, साइन मेरे से कराओ। ये सब पहले पहले चल रहा था। जब 18 आया, ट्रीटी साइन हुई, साइन और वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसने कहा राजा नहीं रहेगा, तुम ही लोग। अच्छा, ट्रीटी के बाद वो हट गया। ट्रीटी वालों ने किया इससे पहले ये। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जब ट्रीटी आई बोला अब आप नहीं रहोगे। तो द टर्म्स एंड कंडीशन, पहली क्या थी? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ किसकी? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज was very harsh। ये कैसी थी बताइए? वेरी हार्श। ये एक शहर का नाम है, फ्रांस में भी सुनते हार्श। वर्सलीज ना? हाँ सुना है। द फ्रेंच और रिवॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड इससे क्या हुआ बताइए? कि ऑल वॉर रिपेरेशंस वर टेकन फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी वाज हेल्ड responsible and all war reparations were taken, इससे लिए गए, were taken by Germany, which it had to pay up to 90 years।
दे अप टू 90 years. Germany was asked to demilitarize. बोला तुम अपनी सेनाएं रखना बंद करो. बोलो किसी राज्य कोई देश रह जाएगा बिना सेना? जर्मनी was asked to demilitarize. और चौथा क्या है कि many of its जो टेरिटरीज वर एनेक्स्ड छीन लिए गए. इसके बहुत सारा आधी जर्मनी छीन लिया गया. मैनी ऑफ इट्स इंक्लूडिंग राइनलैंड और कॉलोनी. हाँ टेरिटरीज एंड कॉलोनीज. कॉलोनीज तो सारी ले ली गई. पर एनेक्स्ड का मतलब समझते हो? कुल्हाड़ी चलाना. हाँ? कुल्हाड़ी मारना. एक्स का मतलब कुल्हाड़ी और एनेक्स्ड यानी काट लिया. अब जरा इतनी बात समझ में आ गई. तो इसके बाद क्या हुआ? वर्सलीस ट्रीटी ने इट मेड दिस नेशनल जर्मन सोशलिस्ट पार्टी. अब वहां पर एक ग्रुप था. अगला पॉइंट, देयर वाज अ पॉलिटिकल ग्रुप. कौन सा था? तो वो जो ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी का. कौन था? जर्मन वर्कर्स पार्टी. देयर वाज ए पॉलिटिकल ग्रुप. ये बहुत फ्यूरियस था. ठीक है. सब्सिक्वेंटली नेम. और इसका बाद में रीनेम क्या हुआ? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. इसका ये नया नाम पड़ा जिसको बाद में क्या कहने लगे? नाजी. इसका जो जर्मन नेम है वो सोशलिस्ट है. वो जी वर्ड यहाँ से आया. तो एन ए यहाँ से लिया गया और सोशलिस्ट यहाँ से लिया गया और आई कहीं और से लिया गया है. थर्ड पॉइंट में ऐसे ये जेड है. उसमें इसे जेड बोलते हैं जर्मन. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा? आस्क टू डेमिक. हाँ, अगर वॉवल होता है तो जेड होता है. डीमिलिटराइज. उससे क्या कहा गया बताओ? अपने आप को क्या करना है? मिलिट्री पावर हटा दो. ये सब किया गया. तो डीमिलिटराइज हो गया था. पार्टी वाज लेटर. और लेटर में इसे क्या कहा गया? नाजी पार्टी. बाद में इसे कहा गया कि नहीं? अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? नाजिज्म. हु वाज द हेड ऑफ दिस पार्टी? हिटलर वाज हेड ऑफ दिस पार्टी. अब जरा देखें. हिटलर वाज. देखो अब यहां पर क्या चीज थी कि हेड ऑफ नाजी पार्टी और साथ में ये देखिए 32. हिटलर वाज. अब कुछ बातें बताने. हेड ऑफ नाजी पार्टी. He put the ideology that pure Nordic German Aryans are worthy to live and others are inferior. उसने क्या बताया? Put the ideology. And next छीन लिए गए. उसने क्या किया गया कि जो प्योर नॉर्डिक का मतलब है नॉर्थ से आए हुए आर्यंस. हम लोग क्या है? नॉर्थ ईस्ट से आए हुए ना. प्योर. अभी नॉर्डिक का मतलब बता रहा हूं. नॉर्डिक ब्लू आइड आर्यंस. कैसी आंखों वाले? ब्लू आइड आर्यंस आर. वो कैसे हैं बताइए? यानी सारे आर्यन नॉर्थ ईस्ट से आए हैं. सुपीरियर. हाँ, मतलब इंडिया में नॉर्थ इंडियन से सिर्फ आर्यन नॉर्थ ईस्ट से यहाँ से आए हैं. जो मतलब ड्रॉ करते हैं. पूरा जो वर्ल्ड है ना, तो ये इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट है मंगोलिया के पास. तो यहीं से इधर भी गए और यहाँ से इंडिया में रह रहे हो. कितने पार्ट में रह रहे हैं जो आर्यन? इंडिया में 2 लोग हैं. नीचे द्रविडियंस है, ऊपर आर्यंस. दोनों संस्कृत जानते हैं. द्रविडियंस को रियल इंडियंस कहते हैं क्योंकि हम बाहर से आए हैं.
ऐसा कि साउथ इंडियन से जो हाँ वो रियल इंडियंस क्योंकि पहले हमारा आर्यन सर सुपीरियर। अब जो 2% नाजी पार्टी थी, मंगोलिया से आए। सुन ले, हाँ अब मंगोलियन सर। अब देखो सुनो, सुन ले, अब जो 2% थे वो पार्टी बाद में लार्जेस्ट पार्टी बन गई 1932। हिटलर की आइडियोलॉजी काम आई, लोग दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे रहे थे। बाद में शुरू में इसके कितने परसेंट लोग थे बोलो पॉलिटिक्स में? 2%। और एक बात जो हमने आपको बताई कि जो हिटलर था वो मिलिट्री का हेड था, ये बात गलत, वो बस एक पार्टी का ही है। समझ में आ गई बात? तो हेड नहीं था, वो नेपोलियन बोनापार्ट। तो हिटलर कौन था बताइए? नाजी पार्टी का हेड था। शुरू में उसकी कितने परसेंट सीटें थी? 2%। जो बाद में 32 से पहले 1930 में फेमाइन भी आया था, क्या सूखा पड़ा था और लोगों के खाने पीने का अकाल पड़ गया था, और इस वजह से उसकी और वो हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात कर रही है। उसने सपने दिखाने शुरू कर दिए कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग उसकी बात किया हो या ना किया वो तो बाद में पता चलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अभी चैप्टर में नेपोलियन वाला तो बचा ही है। कुछ नहीं है, नेपोलियन से क्या लेना देना, हम जर्मनी पढ़ रहे हैं। नेपोलियन फ्रांस है, जर्मनी। अब ये देखो, अब यहाँ प्योर नॉर्डिक सुपीरियर, सो दिस नाजी पार्टी बिकेम लार्जेस्ट पार्टी इन 1932। 30 में फेमाइन है, इन 1929 to 31 में। आइडियोलॉजी में ये है ना, लाइक वो बस यही जिंदा रहने का, ये आगे लिखाया जाएगा, आपको इशारा दिया जा रहा है। देयर वाज अ फेमाइन, फेमाइन का मतलब अकाल, ठीक है। एंड इन 1932 नाजी पार्टी क्या हो गई बताइए? बिकेम लार्जेस्ट पार्टी, बिकेम लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और जैसे ही जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बनी, क्या इसने खुद को चांसलर घोषित कर दिया? बोला अब मैं ही जर्मनी का चांसलर हूं, सलाहकार। अब देखो, सो इसके बाद सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रहे थे। ठीक है ना, कुछ चीजें समझ लीजिए। सो ऑन 30 देखो, हिटलर के बारे में जानो, ये इंपॉर्टेंट है। हिटलर was a powerful speaker। सब भेजा मैंने अभी वो हिटलर क्या बताइए? ब्लूप्रिंट पावरफुल स्पीकर था, वो ठिकने कद का था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ठहर जाते, ठीक नाटे कद का था। सो हिज पैशन एंड वर्ड मूव्ड पीपल, हिज पैशन एंड बात ना करें, वर्ड मूव्ड पीपल, ओके। एंड ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। तुम लिख भी रही हो, बात भी कर रही हो, साम्या ऐसा कैसे हो पा रहा है? ही प्रॉमिस्ड, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने लोगों से बताया कि हम जर्मन को खोई हुई शक्ति वापस दिलाएंगे, ठीक है। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। सर पावरफुल स्पीकर को ओरेटर, हाँ ओरेटर कहते हैं। सो रिस्टोर द जो डिग्निटी, उसने बताया कि हम जो हमारा आत्मसम्मान है क्या वापस दिलवाएंगे ऑफ जर्मन पीपल। अच्छा, ऐसा उसने वादा किया। और साथ ही साथ बताओ 30 जनवरी और 1932 में क्या वो वाइस चांसलर बन बैठा? 33 में ठीक है, हिटलर गॉट द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट है। चांसलरशिप के लिए उसको इलेक्ट किया गया था कि ऐसे हाँ, अनाउंस कर दिया? जो मेजर पार्टी है उसका ये हेड है। हिज पैशन के लिए हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड वर्ड्स, उसका किसी के प्रति दीवानगी, अपने राष्ट्र के प्रति वर्ड्स क्या लिखा हुआ है? वो तो लग रहा है मुझे। दीवानगी एंड एंड वर्ड्स वर्ड्स वर्ड या वुड लगा था।
वर्ड्स मूव पीपल, बात समझ में आ गई? सो हिटलर गॉट द चांस, कुलपति जिसको कहते हैं, चांसलर नहीं होता है, और उप कुलपति विश्वविद्यालय में होता नहीं, वाइस चांसलर, तो चांसलरशिप ऑफ जर्मनी उसको मिल गई। वहां कोई प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं होती है, ऑफ न प्रेसिडेंट है, यही सबसे बड़ी पोस्ट है, सलाहकार। प्राइम मिनिस्टर चांसलर। हैविंग एक्वायर्ड पावर ही सेड, वो ब्रिटेन का होता है। हैविंग एक्वायर्ड पावर, जो बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं ना, ब्रिटेन का, हैविंग एक्वायर्ड पावर ही सेट आउट टू डिसमेंटल। अब जब ये हुआ तो उसने क्या किया बताओ? ही डिसमेंटल्ड डेमोक्रेटिक रूल। उसने बोला, प्यार से बोल दिया, ये बीमारी बोले तुम लोग अब घर जाओ, जाओ। हाँ सबको बोलिए, अब आप लोग घर जाइए, बुलाऊंगा तो आना। उसने डिसमेंटली कर दिया और बोला सुनो जरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको उधर आग में डाल दे। हो गया, बोला खत्म। तो उसने डिसमेंटली कर दिया डेमोक्रेटिक रूल, और 3 मार्च को उसने इनेबलिंग एक्ट भी पास कर दिया। देखो 2 महीने बाद, कि जब तक मैं ना कहूं मैं ही सुपीरियर हूं, मैं बोलूंगा तब मैं हटूंगा। इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया। और भी ऐसे है कि चांसलर जब तक ना बोले तब तक वो नहीं, मतलब उसने जब सब हटा दिया, और 3 मार्च को उसने कौन सा फेमस इनेबलिंग एक्ट बोला जाता है इसको, 1333 ई पास। लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना 2 दिन। 3 मार्च 1933 में काम हो पास उसने क्या किया, फेमस। और जिसने उसको चांसलर बनाया था वो वहां का प्रेसिडेंट था, उसने कहा तुम हट जाओ, मैं ही जो उसी ने, उसको मिली थी ना चांसलरशिप, प्रेसिडेंट नहीं तो बनाया होगा, उसको भी हटा दिया। आप तो बोल रहे थे प्रेसिडेंट होता नहीं, अब नहीं होता है, पहले होता था। जिसने इसको चांसलरशिप दिलाई, शपथ दिलवाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ, तो उनको भी हटा दिया। तो चांसलरशिप बनने के बाद, चांसलर बनने के बाद उसने कहा हमसे ऊपर कोई नहीं रहेगा, आप भी जाइए। मैं इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया उसने। यही तो था इनेबलिंग एक्ट, कि जिसने तुम्हें बनाया तुमने उसे हटाया। चलना सिखाया हमने जिनको संभल के, मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल। On 3 March 1933 he passed famous enabling act, उसने पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि this act established, so this established हिटलर्स डिक्टेटरशिप। अब वो चांसलर भी नहीं रहा, बोला मेरा डिक्टेटर है, एक छत्र राज्य। छत्र क्या होता है? मेरे ही पूरी छत्री सब जगह है, हिटलर्स डिक्टेटरशिप। मुझे हिटलर को देखना पड़ी इन जर्मनी। क्या इसके बाद वहाँ जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप आ गई? अच्छा, अब जब ये चीज आ गई तो इसने now he started implementing his dreams. Implementing dictatorship में तो सब कुछ कर सकते हो ना, his dreams। तो फर्स्ट लॉट में उसने क्या किया, अब उसने बोल दिया he wanted to, ठीक है, kill all undesirables। उसने कहा जो ब्लू आइड हेल्दी जर्मन्स नहीं, वो सब अनडिजायरेबल्स उनको मारो। जैसे फिजिकली एंड मेंटली भी डिसेबल है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे कि आप ये, अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ, समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि अदर देन जर्मन्स ऑल आर अनडिजायरेबल, और हमें उनको, ठीक है। तो ये इसने किया, इम्प्लीमेंटिंग हिज ड्रीम्स, ही स्टार्टेड, उसने क्या किया, स्टार्टेड एलिमिनेटिंग। देखो कितना अच्छा वर्ड है, एलिमिनेटिंग का मतलब मारना, ठीक है, अनडिजायरेबल्स। कौन कौन अनडिजायरेबल्स थे? लाइक ज्यूस, यहूदी,
जिप्सीज, पॉलिश जो पोलैंड में रहते हैं, ब्लैक्स जिप्सीज कौन थे? अफ्रीका में रहते हैं जो वहां दास बन के आए, स्लेव्स। तो उन सबको उसने बोला दीज आर, उनको एलिमिनेट कर दिया एज नाजी थिंक। जो नाजी सोच थी वो क्या सोचती थी? दीज आर इंफीरियर देन ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस। एज नाजी जो सोच थी, थॉट वाज that above are inferior, किससे inferior है? Then Nordic Aryans, Nordic Aryans। सर तो हमें भी नॉर्डिक आर्यंस, हम भी आर्यंस हैं। Nordic। तो हम आर्टिक, नॉर्डिक वर्ड है उनका अपना, तो नॉर्डिक वर्ड लग गया। हम लोग तो कहते हैं मिडिल ईस्ट के आर्यंस हैं, मध्य एशिया से आए लोग हैं। सब अनडिजायरेबल्स हैं, तो लाइक ज्यूस, जिप्सीज, इन सबको उसमें मार डाल दिया। अब जरा देखो 33 से 38 तक उसने बहुत प्यार से लोगों को मारा। हाँ। ऐसे बोलता था, ठीक है। चलो चलो मैं तुमको गैस कर देता हूँ। ना ऐसे नहीं, तुम्हें परम मुक्ति दी जाएगी, चलो चलो परम मुक्ति है, ऐसे वो कभी ये नहीं बोलता था अपने उसमें कैलेंडर में या न्यूज़पेपर में। उसने कहा आज मैंने 4 लाख लोगों को परम मुक्ति दी, हेडिंग में आता ऐसे। फाइनल सोल्यूशन ऐसे दिया जाता था कि मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करता था, वो टैक्टिकली यूज करता था, किल वर्ड नहीं यूज करता। हाँ, मैनिपुलेट कर करके। अब जरा देखो, इन फ्रॉम 1933 to 38 इज फर्स्ट सेग्रीगेटेड। उसने ये बोला ही नहीं कि हम तुम्हें मारेंगे, उसने कहा ज्यूज अलग रहेंगे, बाकी अलग रहेंगे। और फिर उसने एक कंसंट्रेशन कैंप बना दिया, तारों की बार बोला घुसे इसमें सबको दबा दबा के डालो इसमें। कंसंट्रेशन कैंप, छोटे छोटे दरबे में बहुत सारे आदमी, हजार आदमी रखे गए, जहाँ छोटे छोटे रोशनदान थे, मुश्किल से हवा आती। From 33 to 38 क्या हुआ? He segregated क्या हुआ? तो उसमें एक कहानी भी आती है कि एक पिता अपने बच्चे से टेक्निकली बोलता है, सबको पकड़ ले गए थे, अब पिता ना हेलमेट, तो उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ खेल चल रहा है और जो लास्ट में सबसे ज्यादा छिपा हुआ पाया जाएगा वही विजेता होगा। तो उसका बेटा सोचता है हाँ खेल चल रहा है, तो मतलब जो छिप जाएगा, क्योंकि वो आते थे बाद में पकड़ने के लिए, तो छिप जाओ जैसे जर्मन सान है, छिप जाओ, तो बार बार ये चीज होती थी। तो उन्होंने देखा वो सब लोग एक जगह काम करते थे, रोज थोड़े थोड़े लोग मारने के लिए ले जाए जाते थे, एक साथ नहीं। कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया, तो उसने देखा उसके पिता ले जाए जा रहे हैं, तो उसने अपने बच्चे को इशारा किया कि ठीक है खेल चल रहा है, तुम छिपे रहना। तो वो पिता भी मार डाला गया वहां ले जा करके, और वो बच्चा छिपा ही रहा और कई दिनों तक, महीनों छिपा रहा। तब वो हुआ कि जर्मन सेना हार गई, तब बच्चा निकला, तो उसने कहा मेरा पिता जो है उनको खेल में ले गए, मैं यहाँ 1 महीने से, क्या हम जीत गए हैं। और लोगों ने दुनिया को न पता चले इसीलिए एक सीड्स भर के एक चिट्ठी डाल दी थी कि हम मर जाएं, लेकिन लोगों को पता तो चले कि हिटलर कैसा था। जमीन में बीज गाड़ दिए थे, उसमें एक चिट्ठी कि हिटलर ऐसा था, हमारे मरने के बाद जो सीट निकालेगा मटके में से उसे ये खबर जरूर पढ़ ले, हिटलर ऐसा। सो ही सेग्रीगेटेड, अलग अलग किया। किसको अलग किया? दैट इज जर्मन्स फ्रॉम, जर्मन को किससे अलग किया? फ्रॉम अदर ग्रुप्स, से अलग कर दिया, ठीक है, अदर ग्रुप से अलग कर दिया। अब जरा देखो, जब अलग हो गए तो उसके बाद 39 से उसने उनको कंसंट्रेशन कैंप, अलग हो गए ना वो। हाँ। ये जब आपने बताया कि इस बच्चे को लग रहा था गेम चल रहा है, तो हेलमेट नहीं, फिर पापा को कैसे लेके जाएंगे, उसके बाद वो तो गोली मारेंगे।
वो हेलमेट थोड़ी था। गोली मारी। कौन? ये जिसकी आप स्टोरी बता रहे ये तो हिटलर है। है ना? वही तो हेलमेट और हिटलर अलग अलग। हेलमेट एक लड़के नहीं, का जिस नाम। बच्चे की स्टोरी बता रहे थे उसे लगा गेम चल रहा है। हाँ तो वो वही ज्यूज में की बच्ची। ज्यूज की कई कहानियां हैं ना। हेलमेट नहीं, हेलमेट के पापा ने तो खुद को गोली मारी। वो जो बच्चे हिटलर के कोई बच्चे थोड़ी ना थे। जिसकी स्टोरी बताई वो हिटलर नहीं, ज्यूज थे। बस नॉर्मल एक एक ज्यूस था, उसके बाबा को भी ले जाते थे, इसे रोज ले जाते थे, वो रोज छिप जाता था। तो उसे एक दिन बोला, एक दिन वहां पर आए, बोले कौन इसमें ज्यूस जानता है यहूदी? तो उसके पापा बोले आई नो। तो वो कुछ और बोल रहे थे और फिर वो वहां पर मतलब वो बोल रहे थे तो ट्रांसलेट करके सबको सुना रहा था। हाँ यहाँ खेल चल रहा है, जो जीतेगा वो बोल कुछ और रहे हैं और वो इतने कॉन्फिडेंस से उसका फादर सबको बोलता है कि ट्रांसलेट करके वो अपनी बात अपने बच्चे को भी विश्वास दिला रहा है कि देखो सच में खेल चल रहा है। उसने कहा अपने मतलब ताकि कंटेनर इसका में- बच्चा डरे नहीं। डरे नहीं, बस वो फिर छिपा रहा है कंटेनर में, 1 महीने बैठा रहा। मरा नहीं, बस यही। अब कैसे नहीं मरा? वो बस 9 साल नानी ने तक हेलमेट मारा 9 साल तक। 9 साल तक हेलमेट नहीं मारा तो ये कैसे मर जाएगा? बिना खाने में मर गया। घर का किसी ने हमें कहानी नहीं मालूम है, वो हेलमेट है, वो दूसरा बच्चा, ये दूसरा बच्चा। कहानियां बहुत सारी हैं ज्यूस के ऊपर। हेलमेट के बाद बच्चा बाहर आता है सब्जी रोटी अब जरा देखें फ्रॉम 1939 सुने 1939 all Jews and others were kept in concentration camp, gas chambers and work field. Now all Jews, मैं मानती ना बोली तुम मर जाए। gypsies, क्या प्लीज अभी समझ में नहीं आ रहा है। हैं? बोलो सर आप पढ़ाओ। बोल बता दे। नहीं ठीक है, वर्क कैप्ट उन्हें कहाँ रखा गया? इन कंसंट्रेशन कैंप एंड किल्ड। और फिर क्या हुआ? मार किया गया। किल्ड इन गैस चैम्बर्स। अब जरा तो देखो, कंसंट्रेशन कैंप में किल नहीं करते थे, उनको किल गैस से बस होता है। कंसंट्रेशन कैंप में बस एक साथ भर के रख देते थे, फिर उनको ले जाते थे। अब जूते उतारो, पवित्र जगह ले जाना है। कंसंट्रेशन कैंप जस्ट एक वेटिंग एरिया है। हाँ ये वेटिंग एरिया है, वहां से फिर धीरे धीरे लोगों को जैसे ट्रेन के लिए वेट करते हाँ? वेटिंग अलग कर दिया। ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन। वेटिंग रूम सर अब देखो सब कर लेंगे। अभी 4 बजे फिर भी हो जाएगा, बस आपका ये हो गया, मैं फटाफट करा दूंगा आपको। आप हमारे साथ ही हो, बिल्कुल चिंता मत करो। 10th हटाना होगा तो हम हटा देंगे, हाँ कोई बिल्कुल चिंता नहीं है। हटा दो। क्या हटा होगा? उन्हें भी आम के बाद नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म में क्या स्पेलिंग है? होगा तो वीडियो एल्बम, ये देखो ये मेरा बनाया हुआ है। आपने बनाया? हाँ। नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जसपाल सर। हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी। उस समय जो जर्मनी के राजा थे उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफीट हो गई थी। 10 मिनट का है। Now we will see what had happened in First World War. First World War was due to militarism, that is the alliance between different countries. The nationalism pride was getting developed between the citizens and imperialism. लोग शाही लोग अत्याचार करते थे and assassination. One was the reason that the Austrian-Hungary king was assassinated in Serbia. तो ये राजा का हत्या सर्बिया में जब वो घूमने गया था तो हो गई थी। तो बहुत सारे कंट्री एक तरफ हो गए और बहुत सारे दूसरी तरफ हो गए, जिनमें से इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सारे एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर कहलाए। और जबकि कुछ सहयोगी देश थे जैसे फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, बेल्जियम, ब्रिटिश, सर्बिया,
ये अलाइड पावर्स कहलाए। ये लोग सेंट्रल पावर्स को रोकने के लिए पूरा विश्व एक साथ आया। सो वी सी दैट जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ? इसकी सबसे बड़ी जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया। रशिया पे जिसने अटैक किया वो कभी जीता नहीं। वो -50 में रहने वाले साइबेरियंस हैं, तो वहां जाके ठंडी में तो मारोगे बल्कि मर ही जाओगे। तो वहां पर ये हार गए। वाटरलू में नेपोलियन आ रहा था, जर्मनी ने भी वही गलती कर, -50 पे रहने वालों को तुम मारोगे। तो देखो युद्ध छेड़ दिया। फ्रांस ने रशिया से सपोर्ट मांगा। जर्मनी ने पहले युद्ध छेड़ा, जर्मनी ने शुरुआत की। जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस पे भी आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने बेल्जियम पर भी आक्रमण कर दिया। तो जर्मनी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो जर्मनी को वार रिपेरेशन पे करने पड़े, जो कि उसको अगले 90 इयर्स तक पे करने थे। तो इस बात को जर्मनी वाले लोगों ने अपना अपमान समझा। वहां पर अब वीमर रिपब्लिक का उदय हो चुका था। दैट इज ए काइंड ऑफ रिपब्लिक जो कि इलेक्शन से जो लोग आए थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने वीमर रिपब्लिक बनाया। लेकिन वीमर रिपब्लिक को बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली, क्योंकि वार रिपेरेशन इतने ह्यूज थे कि वो पैसा देते देते ही उसका सारा बजट समाप्त हो जाता था। और फिर वीमर रिपब्लिक लोगों में उसका नाम कम होने लगा, ख्याति कम होने लगी, लोग नापसंद करने लगे। ऐसे में वहां एक हिटलर था जो कि मिलिट्री पर्सन था और मिलिट्री का हेड था। उसने पावर्स को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले लिया। इस चीज को टेकन द बेनिफिट ऑफ दिस क्राइसिस इन जर्मनी। लोग असंतुष्ट थे क्योंकि बहुत सारे नए सैंक्शंस भी एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर रख दिए थे कि आप अपनी सेना इतने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और इसके अलावा भी उसकी टेरिटरी पे बहुत सारे कंट्री बना दिए गए थे। बहुत सारे जर्मनी का एरिया छीन लिया गया था। तो लोग इस चीज से नाखुश थे और वीमर रिपब्लिक ने उन सभी चीजों को जो वर्सलिस की संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी, उसमें उसने मान लिया था। ये जो एक तरीके का अपमानजनक संधि मानी गई थी, तो लोगों ने जिम्मेदारी इस संधि को क्यों माना? व्हाई दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वाज एक्सेप्टेड? नाउ वर्सलिस में फ्रांस, तो फ्रांस में संधि हुई थी। फिर वीमर रिपब्लिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और हिटलर पावर ये हिटलर सेना नहीं था, ये मिलिट्री का लीडर था। फिर लेकिन अपने आप को इसने, तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का लीडर था। बाद में उसने पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया और बाद में ये नाजी पार्टी कहलाई, और जो इसका कॉन्सेप्ट था वो नाजिज्म कहलाया। तो ये सिर्फ जर्मन लोगों को ही, जो जर्मन रेस थी, ब्लू आइट जर्मन थे, जो नॉर्डिक आर्यंस थे, उनको ये बढ़ावा देना चाहता था कि नाजी कॉन्सेप्ट क्या है कि जर्मन रेस, जो जर्मन जाति है, वो बाकी लोगों में सुपीरियर है और उसको ही जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी लोगों को मर जाना चाहिए। ऐसा सच वाज ए डेंजरस थॉट ऑफ हिटलर, और ही हैज promised the German people of Germany that he will again make the reputation rebuild। तो इसने लोगों में इस तरीके से बात फैलाई कि प्रोपेगेंडा फैलाई कि आपको फिर से वो कोई भी जर्मनी की ख्याति वापस ला देंगे। Whatever the insult in 1918 end of First World War। तो ये दिखाया जा रहा है कि किस ऑन तरीके से 30 जनवरी 1933 अब और आगे देखो की उपाधि ले ली। सो ही चांसलर बन गया, चांसलरशिप से बाहर आते तो उसे अब ये देखो अपनी पार्टी को शपथ दिलाते हैं। मोनार्क, इट इज ए काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक, जो ये चाहता था वही करना। जो यूथ होते थे 14 साल तक वो नाजी पार्टी के बारे में सीखते थे, 14 साल का होता ही आदमी में चल। 3 मार्च को इसने इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया, पार्टी में नाजिज्म सिखाया जाता है। सारी पावर्स एंड सारे डिसीजंस लेने का अधिकार और ये यूथ पार्टी हो गया। तो देखो becoming the political parties ये देखो were banned other। अब ये कितनी बड़ी पार्टी है। नाजी पार्टी ने
मिलिटराइजेशन शुरू किया। बहुत बड़ी नाजी आर्मी बनाई जिसका कि स्वास्तिक का चिन्ह होता था, दैट इज सम क्रॉस लाइन, जैसे हिंदू रिलीजन में होता है वैसा इसके फ्लैग का साइन था, यानी कि स्वास्तिक का पिन वेरिएशन सारी इफेक्टिव ओरिजिन स्किल्स और अच्छी स्किल्स है वो लोगों को so in this way he has easily spread his propaganda. His military was largest military and he defied all the rules and bans which were imposed on after First World War on Imperial Germany. शाही जर्मनी पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसने सबको मानने से इनकार कर दिया और कोई देश कुछ नहीं कर पाया। इन दिस वे उसने जर्मनी की पावर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जर्मनी को कहा गया था कि अपनी सेना को वो 1 लाख से ऊपर इंक्रीज ना करे, लेकिन उसने वो भी नहीं माना, मिलिटराइजेशन को इंक्रीज करना भी शुरू कर दिया। विद पॉम्प एंड शो पूरी शान शौकत के साथ वो अपनी जर्मनी का मिलिट्री का परेड निकलवाता था, लोगों में दिखाता था कि कितना पावरफुल है। उसने अपने जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे या दूसरे लोग थे जो उसको अपोज करते थे सबको एग्जीक्यूट करा दिया, सबको मरवा दिया सारे। और इन दिस वे ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग पावर्स। अदर अलाइड कंट्रीज जैसे कि जो दूसरे कंट्रीज थे, रशिया थे, यूएसए थे, ब्रिटेन थे, पौनी कद का बट स्ट्रॉन्ग विल पावर का लीडर था। तो जर्मनी को फिर से उसकी कोई नाजी पार्टी, तो नाजी पार्टी का कॉन्सेप्ट था ये पार्टशिप को सीखना था। तो पहले जो जंग वॉर थे 10 से 14 साल क्या करते थे, 10 से 14 साल जंग वॉर सुपीरियर एंड Jews, Gypsies, these are inferior. जो 10 से 14 साल के बच्चे थे उन्हें जंग वॉर कहा जाता था, वो नाजिज्म का कॉन्सेप्ट सीखते थे। क्या 14 साल होते हुए उन्हें यूथ आर्मी में भेजा जाता और फिर 18 साल होने में उन्हें फुल फ्लेज आर्मी में जाओ सीमा पे। अगर मैं होती तो इसी साल जंग वॉर, फिर यूथ नाजी पार्टी, फिर आर्मी। जर्मनी जो देश है 10 से 14 से 18 उनको बताया जाता था। फिर उसके बाद ये चीज इंफ्यूज कर दी जाती थी नेशनल ग्रुप हिटलर यूथ में आते थे, यानी एक जर्मनी की सेना हिटलर यूथ कहलाते थे, 14 साल में भर्ती हो जाते थे। एंड दे लर्न स्किल्स ऑफ वारसर एंड कंडेमनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो बताते थे कि डेमोक्रेसी खराब है, उनके मन में ये बात बसी थी और नाजी पार्टी जर्मनी की कोई भी क्वालिफिकेशन को वापस लाएगी। इस तरह को यू कैन सी। इसके बाद ज्यूस को देखो, बचपन से सिखा देते थे। जो ज्यूस थे, जो जिप्सीज थे, जिप्सीज का मतलब जो साउथ अफ्रीका से आए लोग थे, ज्यूस वो किसी पर्टिकुलर देश को साइड किल कर देना। ये देखो यहाँ से देखो कि तुमको ये कैसे टैग लगा देता था कि तुम ज्यूस हो, तुम्हें यही पोशाक पहनकर घूमनी है। तुम ये देखो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या तुमको यूथनेशिया किया जा रहा है। यूथनेशिया परम ये ट्रेन है भर के जा रहे हैं, ये ज्यूस हैं स्टार मास्टर ही हैज नेवर बीन कवर्ड दैट इज परमानेंट सोल्यूशन। अभी दिखाया जाएगा फील्ड इन हर बार क्या है, फिर इनके कपड़े बदले जाएंगे, लगेज ट्रेन एंड सेंड टू द प्लेसेस where they were killed by the electricals, by the gas chamber, and simply he was killed, removed all other pieces from Germany. So such was the concept of Nazi. और कपड़ों से On other side, to Germany but to the healthy German, they were rewarded, and those German mothers who has given unhealthy, अच्छे क्वालिटी के Germans हैं। In this way, such mothers are pauperized, उनका महिमा मंडन किया गया। उनको pauperized किया गया, महिमा मंडन किया गया। He has not spared the Jews children। ये देखो, ये Jews हैं, मरने जा रहे बेचारे चेले। सहमा हुआ है, इनको मारा जाए। ऐसा लग रहा है ये सारे आज का मैच में ब्रेन में भरे जाएंगे। 45 सेकंड बढ़वा जर्मन कंसंट्रेशन कैंप बड़े कमरे में रखेंगे, छोटे सा रोशनदान 4 सेकंड बढ़वा और सर फिर से 10 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 19 देशों पर इसने अपना अधिकार कर लिया। तो जब ऐसा होने लगा जापान तक 2 कम गया, और जर्मनी की ये जो हार पड़ी और जो स्टार वाले सब मारे जाएंगे वो साइन ये देखो जूतों का ढेर। ये देखो तब तक काम करते रहो जब तक भूखे न मर जाओ। कैन फॉर किलिंग और तुम्हें क्या करना है, अपनी ही कब्र पॉपुलाइज उनको उसको कंडेम किया कि नाक जो होती है वो सेक्स के आकार की होती है, जैसे पकौड़े जैसे। इस तरीके से जीव बच्चों हाइब्रिड कि किसी तरीके की इंटरमिक्सिंग ऑफ जीन ना हो सके, उनको अलग
कि ज्यूज को कि हम ज्यूज हैं, so that they can completely condemn in समझ में आ गई बात? इतना ही रखो। स्वास्तिक बदनाम करके रख देते रहे सारा लोगों को। ये तीनों चैप्टर का मैं वीडियो एल्बम भेज दूंगा, उससे पूरा समझ आएगा। ये जैसे मैंने किया है तो एक रशिया का, रशिया वाला, तीनों हिस्ट्री का भेज दूंगा। तमाम सब देने आप चिंता मत करो। ये बोल रहे 3 ही नंबर का आएगा। दिए क्वेश्चन कराएं सर इसका आंसर क्या है? इसकी समझ से ग्रुप में भेज दो। मेरे पास खाली हिस्ट्री 0 अच्छा ठीक है तो इसको सही है। हां ये सही है। गेट रेडी वाह खुद को भी लाऊंगा। केस स्टडी सब आ गए। केस स्टडी इजी वाला भाई जो आपने किया उसमें वो आ गया। दीपक लोने और फिर वो उन्हें तो वो भी नहीं पड़ी था, नंबर भी नहीं। तूने ऐसा क्यों बोला था कि उसने बॉटल बोल दिया ठीक है कर रहा हूँ काम।